नमस्कार दोस्तों, मैं के मोहन आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल IAS विद हरी मोहन पर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं G7 के कंट्रीज के बढ़ते हुए G10 की तरफ, यानी कि किस तरीके से बाकी देशों को इनवाइट किया जा रहा है और G7 का हिस्सा बनाने के लिए काफी ज्यादा दबाव दिया जा रहा है। दूसरी तरफ यहां पर एक सबसे बड़ी समस्या यह है कि अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप, या ये कहिए कि यूएस से डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि रशिया यानी कि मिस्टर व्लादिमीर पुतिन जो है वो हिस्सा बने G7 ग्रुप का, जिन्हें 2014 में निकाल दिया गया था कुछ कारणों की वजह से। अब जो यूएस के डोनाल्ड ट्रंप है वो चाहते हैं कि पुतिन इसका हिस्सा बने, लेकिन पुतिन हिस्सा बनाने के लिए यूएस का विरोध करने के लिए कनाडा खुलकर विद्रोह कर रहा है। कनाडा के अलावा यूनाइटेड किंगडम और जर्मनी जैसे कंट्री, यानी मेजर 3 कंट्रीज इसका विरोध कर रहे हैं। अब जाहिर सी बात है कि अगर ये कंट्रीज अगर इसका विरोध करेंगे तो बचे हुए सेक्शंस भी इसके अगेंस्ट जाएंगे और रशिया को किसी भी तरीके से इसका हिस्सा नहीं बनने देंगे। तो अब यहां पर आज की वीडियो में हम डिस्कस क्या करने वाले हैं, सबसे पहला तो हम एक रीजन डिस्कस करेंगे दोस्तों। क्या रीजन है कि ये देश रशिया का विद्रोह कर रहे हैं, जबकि रशिया एक बड़ा कंट्री है, इकोनॉमी के आधार पर रिसोर्सफुल कंट्री है, ऑयल और बाकी चीजों में ऑब्वियसली बेनिफिट ही देगा अगर ये इनका हिस्सा बनता है तो। दूसरी चीज, रशिया ऑलरेडी ब्रिक्स कंट्री का, G20 और बाकी कंट्री एसओसी का हिस्सा भी है, तो जाहिर सी बात है कि इनको अपनी बातों में वहां पर भी सपोर्ट मिलेगा। लेकिन कुछ रीजन है जहां पर इसका हिस्सा बनने से मना किया जा रहा है। दूसरी चीज, जब रशिया को यहां पर इसका हिस्सा बनाने से मना किया जा रहा है तो क्या इनके अपने भी कोई रीजंस हैं? तो सबसे पहली चीज आज हम वो रीजन यहां पर डिस्कस करने वाले हैं, क्यों इनको हिस्सा नहीं बनाया जा रहा। अब इसमें जब इसको हिस्सा नहीं बनाया जाएगा तो कहीं ना कहीं इसके चाइना से कोई कनेक्शन तो नहीं निकाले जा रहे हैं, ये एक सबसे बड़ा पॉइंट क्रिएट होगा। अगर यहां पर इसको इसका हिस्सा नहीं बनाया जाता तो ये डायरेक्टली खुलकर जो रशिया है चाइना का और ओपनली सपोर्ट करेगा, जो कि आगे आने वाले टाइम पीरियड में हो सकता है कुछ नुकसानदायक बन जाए। तो इन सभी सवालों को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। इनमें एक सवाल और डिस्कस किया जाएगा कि अगर रशिया यहां पर हिस्सा बन जाता है तो भारत को क्या बेनिफिट है, और रशिया अगर यहां पर यहां का यानी G7 का हिस्सा नहीं बनता है तो इंडिया को इसका क्या नुकसान है। ये सबसे बड़ी चीज, यहां से सवाल सुन लीजिए। अगर नहीं बनता है हिस्सा तो इंडिया को नुकसान है, फायदा नहीं है। तो इन सभी सवालों को जानना है तो वीडियो को अंत तक देखिए ताकि आपके सभी कंसेप्ट्स क्लियर होते चले। तो दोस्तों, शुरुआत करने से पहले हमारा YouTube पे चैनल है IAS विद हरी मोहन, इसको सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको ऐसे ही कंटेंट या बहुत सारी वीडियोस मिलती रहें जिससे एग्जाम की तैयारी अच्छी की जा सके। यदि आपको वीडियो देखने के दौरान कोई डाउट, क्वेश्चन, क्वेरी या गाइडेंस की आवश्यकता है तो ये गिवन डिटेल है या चैनल है, आप यहां पर हमसे जुड़ सकते हैं और किसी भी प्रकार की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप घर बैठकर यूपीएससी के एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, स्टेट पीसीएस एग्जाम को प्रिपेयर करना चाहते हैं और चाहते हैं कि अच्छी तरीके से, एक सिस्टमैटिक तरीके से हमारी तैयारी हो जाए, तो आप पेन ड्राइव सिलेबस ले सकते हैं, ऑनलाइन सपोर्ट ले सकते हैं ताकि आपकी तैयारी अच्छी हो सके कम समय में, एग्जैक्ट पॉइंट्स के साथ में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अभी हमने कुछ ही समय पहले एक वीडियो बनाया था जिसके अंदर हमने क्लियर बताया था कि अमेरिका, फ्रांस भारत को G7 कंट्रीज का एक हिस्सा बनाना चाहते हैं। सबसे पहली चीज हम बता देते हैं कि G7 का मतलब होता है ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज। ये विश्व के सबसे ज्यादा समृद्ध अर्थव्यवस्थाओं वाले देश हैं जो अपने आप में एलीट ग्रुप बनाते हैं और इकोनॉमिक सर्कुलेशन से रिलेटेड डिस्कशन करते हैं। अब यहां पर ये काफी लंबे समय से एक तरीके से बंद
पड़ा था ये ग्रुप, अब इसको फर्दर और एक्सपेंड करने की आवश्यकता है और इसको और ज्यादा ताकतवर बनाने की आवश्यकता है, ऐसा डोनाल्ड ट्रंप का मानना है। इसी वजह से डोनाल्ड ट्रंप ने 4 देशों को इसका इनविटेशन दिया है। 4 देशों के अंदर सबसे पहले रशिया, जो कि एक समृद्ध अर्थव्यवस्था है, कोरिया, लेकिन साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया गरीब देश है तो उसको नहीं बुलाया गया है, ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया। डोनाल्ड ट्रंप ने हालांकि अभी जो मीटिंग होनी थी G7 समिट की, उसको पोस्टपोन कर दिया है कोरोना वायरस की वजह से, जो कि अब आगे पोस्टपोन हो चुकी है। लेकिन अमेरिका चाहता है कि ये 4 देश जुड़े, और 4 देश जुड़ते हैं और इस प्रपोजल को एक्सेप्ट करते हैं तो ये ग्रुप G11 बन जाएगा। लेकिन जिस हिसाब से सभी देश इस समय विरोध में खड़े हैं रशिया के, तो ये G11 नहीं बन पाएगा, अब ये ग्रुप बन पाएगा G10। बता देते हैं सभी देशों ने अपने वीटो पावर का इस्तेमाल करके रशिया की एंट्री को बैन किया है। तो आने वाले 46 का जो समिट है, यानी कि 46वां समिट होगा, इसके अंदर रशिया एक तरीके से इनवाइट तो किया जा सकता है, लेकिन गेस्ट के तौर पर इनवाइट होगा, वो इसका परमानेंट सदस्य बनने के लिए इनवाइट नहीं होगा। ये सबसे बड़ा पॉइंट है। तो इससे रिलेट पूरी डिटेल इंफॉर्मेशन मैंने पीछे वीडियो में दे दिया है, आप उसको देख सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली बात, ये कुछ पॉइंट्स है कि जिसमें डोनाल्ड ट्रंप की डिमांड थी 4 कंट्रीज को मिलाने की, लेकिन एट प्रेजेंटली इसमें 7 एक्टिव सदस्य हैं। सबसे पहले है यूएस के अंदर अमेरिका और उसकी जो भी टीम है सारे आते हैं, याद रखिएगा। यूनाइटेड स्टेट्स की बात हो रही है, यूके, फ्रांस, जर्मनी, इटली, कनाडा एंड जापान। याद रखिएगा आपके पास ईस्ट के सेक्शन से, अपने साउथ ईस्ट सी के पास से सिर्फ एक जापान ही ऐसा देश है, इसके अलावा और कोई देश नहीं है यहां पे एशियन सेक्शन का। G7 कंट्रीज की एक ही मीटिंग जो भी होती है, वो मीटिंग होती है आपस के देशों के साथ संबंध सुधारना और इंप्रूव करना, इकोनॉमी को सपोर्ट करना। हालांकि जो कोरोना वायरस की वजह से ये मीटिंग है 15 सितंबर से 22 सितंबर तक पोस्टपोन्ड हो गई है। इसके अंदर डिमांड इंडिया और साउथ कोरिया और ऑस्ट्रेलिया की ज्यादा करी जा रही है। अब आपको इंडिया की तरफ से रिस्पांस बताएं तो भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने क्लियर खुलकर इस चीज को एक्सेप्ट किया है, और जिस हिसाब से सभी देश यानी कि फ्रांस, यूएस, यूके, ये तीनों चाहते हैं इंडिया को उसका सदस्य बनना, तो इंडिया की एंट्री G7 के ग्रुप में ये मानकर चलिए विदाउट एनी हेडेक बहुत आसानी से इसकी एंट्री हो जाएगी। जिससे बेनिफिट मिलता है, सबसे पहली बात दोस्तों, आपके देश की इकोनॉमी के अंदर सपोर्ट मिलेगा बहुत जबरदस्त तरीके से। इकोनॉमी सपोर्ट के बाद डिफेंस में काफी सपोर्ट मिलेगा। जब जाहिर सी बात है एक दूसरे देशों से कनेक्टिविटी बढ़ेगी, तो जैसे अभी हमें बाहर से कुछ चीज परचेज करनी पड़ती है तो वो बहुत आसानी से हमें अवेलेबल हो जाएगी। इसके बाद इकोनॉमिक कॉरिडोर तो खुलेगा ही, इसके बाद हमारे देश का जॉब सेक्शन, एम्प्लॉयमेंट सेक्शन बहुत आसान हो जाएगा। तो इंडिया को बेनिफिट ज्यादा होने की उम्मीद है जब वो इनका हिस्सा बन जाएगा। याद रखिएगा जिस समय में इन सभी देशों ने चाइना को सपोर्ट किया था, तो चाइना को इस तरीके से सपोर्ट किया गया कि आज के दिन चाइना लगभग विश्व शक्ति के रूप में सामने आ गया है। ये चीज याद रखिए। तो यहां पर अब ये न्यूज है कि GN का यानी ग्रुप 7 का, G7 का जो इनविटेशन है भारत में मोदी ने स्वीकार कर लिया है, बहुत वार्म रिसेप्शन के साथ में। जबकि रशिया को यहां पर जब विरोध किया जा रहा है तो रशिया खुद ऑब्जेक्ट कर रहा है चाइना को छोड़ने को, और चाइना इधर से अपोज कर रहा है कि रशिया को क्यों नहीं बुलाया गया। मतलब दोनों ही पावर पॉलिटिक्स के नाम पर एक तरीके से शोर मचाने की कोशिश कर रहे हैं। जाहिर सी बात है रशिया को नहीं बुलाया जाएगा तो रशिया फ्रस्ट्रेशन दिखाएगा, क्योंकि रशिया को अगर मिलाया जाता तो रशिया की बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती थी, जो कि अब आगे कम होती हुई नजर आ रही हैं, जो कि सॉल्व होती हुई नजर नहीं आ रही। तो आगे ध्यान देते हैं। आगे अब बात आती है, जैसे ही यूनाइटेड स्टेट्स के यानी कि डोनाल्ड ट्रंप ने रशिया को बुलाने की कोशिश करी G7 के मैक्सिमम
कंट्रीज ने इस प्रपोजल को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया। इसके लिए उन्होंने यहां तक कहा कि वी विल यूज वीटो पावर इफ व्लादिमीर पुतिन was invited, अगर इनवाइट किया जाता है तो उसके खिलाफ वीटो पावर का इस्तेमाल किया जाएगा। यानी कि लगभग सभी देश इस समय G7 के मैक्सिमम देश जो है रशिया के विद्रोह में, विरोध में है। बता देना चाहूंगा कि किसी समय में 2014 के अंदर रशिया जो था G7 का ही सदस्य था। उस समय के अंदर ये G7 ग्रुप G8 ग्रुप कहलाता था, ग्रुप ऑफ 8 कंट्रीज। लेकिन क्योंकि रशिया ने पड़ोस के एक राज्य को, देश को, एक उसका बड़ा हिस्सा क्रिमिया नाम के सेक्शन को जीत लिया और जीत कर उस पर कब्जा कर लिया, और कब्जा करने की परिस्थिति पर इन सभी देशों ने रशिया को काफी प्रेशराइज किया कि आप क्रिमिया पर किसी भी तरीके को एनेक्स नहीं कर सकते, दबाव बनाकर उसको अपने कंट्रोल में नहीं ले सकते। रशिया ने इस पॉइंट पर इनकी बात नहीं सुनी। रशिया ने डिसरिस्पेक्ट किया इस ग्रुप को, फ्लॉन्टिंग किया यानी दिखावा किया अपनी पावर का, और नहीं माना G7 के डिसीजन को, यानी इन देशों की बातों को नहीं माना। अब जब नहीं माना तो कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जो हैं उन्होंने क्लियर इसका विद्रोह किया और क्लियर मना कर दिया कि रशिया विल नॉट बी द पार्ट ऑफ G7 ग्रुप, यानी ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज को आगे अगर एक्सपेंड करते हैं तो रशिया इसका हिस्सा नहीं बनेगा। यानी कि क्योंकि रशिया ने नियम तोड़ा और बाजू वाले कंट्री को पावर के रूप में एनेक्स कर दिया, तो सरकार ने, इन सभी ने मिलकर काफी सारे सैंक्शंस लगाए और रशिया से अपनी दुश्मनी क्रिएट कर दी। सेम ऐसे ही यूनाइटेड किंगडम यानी यूके ने भी क्लियर बोला कि अगर रशिया इसका हिस्सा बनता है तो वो वीटो पावर का इस्तेमाल करेगा, और वीटो पावर के इस्तेमाल के बाद उसको इसका हिस्सा नहीं बनने दिया जाएगा। उन्होंने क्लियर बोला है, सपोर्ट मना किया है, यूके विल नॉट सपोर्ट मूव अनलेस मॉस्को सीज एग्रेसिव डिसएस्टेब्लिशिंग एक्टिविटी। बता देना चाहूंगा कि रशिया की वैसे भी आसपास के देशों के साथ काफी सारी प्रॉब्लम चल रही है। पहली प्रॉब्लम तो हमने बताया कि क्रिमिया पर इन्होंने कब्जा कर लिया। दूसरी प्रॉब्लम ये है कि ये काफी ज्यादा एग्रेसिव एक्टिविटीज का इस्तेमाल करते हैं अपने नेबरिंग या पावरफुल कंट्रीज के लिए। जानकर जासूस छोड़े जाते हैं, उनके बेसिकली साइबर क्राइम पर कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, इंटेलिजेंस की साइबर साइट्स को हैक करने की कोशिश किया जाता है। तो रशिया के द्वारा ऐसी प्रॉब्लम्स चलती आ रही हैं, अब चलती आ रही हैं, जिस वजह से ये सभी कंट्रीज रशिया के खिलाफ है। ऐसा ही यूके के बोरिस जॉनसन ने बोला। बोरिस जॉनसन ने सिंपल ये बोला कि वीटो पावर का यूज किया जाएगा इसके खिलाफ, इसको किसी भी तरीके से जुड़ने नहीं दिया जाएगा, और ये इन्होंने गुस्से में बिल्कुल एग्रेसिव मैनर के अंदर क्लियर वर्ड्स में मना कर दिया है। ना तो यूके ना ही कनाडा इस पोजीशन पर है, ना तो यूके ना कनाडा, दोनों ही नहीं चाहते कि पुतिन इसका हिस्सा बने, क्योंकि रिसेंट में इन्होंने काफी ज्यादा ऐसे एक्रिमोनियस रिलेशनशिप दिखाए हैं रशिया ने बाकी कंट्रीज के खिलाफ, जिससे दुश्मनी बढ़ गई। 2018 के अंदर भी रशिया ने स्पाइस के द्वारा यूके में अटैक करवाया था। 2018 के अंदर 2018 में रशिया ने स्पाइस यानी जासूसों के द्वारा अटैक करवाया था, जिसका सारा ब्लेम रशिया पर गया था और प्रूफ भी मिले थे। यानी कि एक्टिविटीज बंद नहीं हुई, उधर से रशिया बदमाशी पर उतरा हुआ है। तो इस बात को भी ध्यान में रखते हुए जो है सारे के सारे कंट्रीज इसके खिलाफ है। इंक्लूड इतना ही नहीं, जर्मनी ने तो खुलकर इन पर सैंक्शंस लगाने की बात भी करी। जर्मनी खुद चाहता है कि यूरोपियन जो कंट्रीज हैं ये सारे के सारे मिलकर रशियन मिलिट्री इंटेलिजेंस पर कुछ सैंक्शंस लगाए, क्योंकि रशिया जो है इनके साथ भी तंगी क्रिएट किए हुए है। जैसे कि अभी कुछ ही समय पहले रशिया ने क्या किया कि इनकी मिलिट्री इंटेलिजेंस ने जर्मनी की मिलिट्री इंटेलिजेंस की साइबर साइट्स पर अटैक किया, और अटैक करने के बाद डिटेल्ड डॉक्यूमेंट्स निकालने की कोशिश करी, जानकारियां निकालने की कोशिश करी, जिससे किसी भी तरीके से जर्मनी को बंद किया जा सकता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए जर्मनी ने काफी सारे इन पर बैन लगाए। जर्मनी चाहता भी है कि इन पर ट्रेवल बैन लगाया जाए, इनके इंटेलिजेंस और एजेंसीज पर कुछ बैन लगाए जाए, साइबर अटैक की वजह से जो इनको प्रॉब्लम हो रही है, नुकसान हो रहा है, उस पर रोक लगा
लगाई जाए। यूरोपियन कंट्रीज से सैंक्शंस हैं कि ये डिमांड की जा रही है कि इनको अच्छे से रोका जाए ताकि बाकी कंट्रीज अपनी पावर को स्ट्रांग बना सके। अब आ जाता है रशिया के ऊपर कौन कौन से एट प्रेजेंटली बैन्स हैं, रिस्ट्रिक्टिव मेजर्स हैं। ये तो मैं बता चुका हूं कि यूक्रेन के क्रिमिया पर इन्होंने कंट्रोल कर लिया, जबरदस्ती उसको हथिया लिया, जिसकी वजह से अलग अलग तरीके के इन पर बैन है। सबसे पहला है डिप्लोमेटिक मेजर्स। जितने भी कंट्रीज हैं वो इनसे अच्छे रिलेशन नहीं रखते हैं, यानी मुसीबत के समय रशिया की सपोर्ट के लिए एट प्रेजेंटली चाइना को छोड़कर कोई भी देश नहीं खड़ा है। इसके अलावा इन पर ट्रेवल की रिस्ट्रिक्शंस है। ट्रेवल के रिस्ट्रिक्शंस के बाद काफी सारे इकोनॉमिक रिलेशंस पर रिस्ट्रिक्शंस है, इकोनॉमिक रिलेशंस पर, खरीद और फरोख्त पर रिलेशंस पर, कि जब तक इसे क्रिमिया और सेवेस्टोपोल को नहीं छोड़ा जाता तब तक इनसे कोई कनेक्शंस क्रिएट नहीं किए जाएंगे। इकोनॉमिक बार्स है, यानी ट्रेड बार्स लगा रखे हैं, रिस्ट्रिक्शंस है, किसी भी देश के साथ कोई भी खरीद फरोख्त नहीं की जा सकती। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है कि रशिया से जब सारे देश इतना चिड़े हुए हैं तो सबसे बड़ा सवाल आता है कि रशिया यहां पर G7 का हिस्सा नहीं बन सकता। सबसे पहली चीज क्या है, यहां पर एक पॉइंट क्लियर हो गया कि G7 का हिस्सा नहीं बन सकता। अब एक बात ध्यान देने लायक, अगर रशिया G7 का हिस्सा बन जाता तो इंडिया और रशिया दोनों के काफी अच्छे रिलेशंस हैं। पहली चीज तो ये दोनों ही ब्रिक्स और SCO जो है ग्रुप है इनके हिस्से हैं, और अगर ये दोनों एक साथ मिल जाते तो ये दोनों ही ग्रुप में अपनी बात को स्ट्रांगली रिप्रेजेंट करने की हिम्मत रखते, सबसे पहली चीज। लेकिन अब क्या हुआ कि रशिया इधर यहां पे सपोर्ट में नहीं आ पा रहा है। इंडिया और रशिया के वैसे बहुत अच्छे संबंध है, लेकिन अब इंडिया क्या हो जाएगा, G7 का हिस्सा बन जाता है। G7 का हिस्सा बन जाता है तो जाहिर सी बात है, अगर इंडिया अब किसी भी प्रकार से चाइना से रिलेट कोई भी एक्शन लेने की कोशिश करता है या कोई भी दबाव बनाने की कोशिश करता है, तो रशिया को इस समय चाइना से अच्छा फ्रेंड कोई भी नहीं मिला हुआ, तो कहीं ना कहीं इन दोनों के आपस में डिस्प्यूट होने के आसार बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा आसार है। आगे आने वाले टाइम में रशिया के साथ संबंध बिगड़ सकते हैं, क्योंकि G7 कंट्रीज के साथ अगर जुड़ते हो इकोनॉमिक तो फास्ट होगी, बेनिफिट्स भी होंगे, लेकिन कोई फायदा रशिया के साथ बिगाड़कर नहीं होगा। इस पर चाइना अपसेट होकर डोनाल्ड ट्रंप को क्लियर कहता है कि इनवाइट इंडिया, साउथ कोरिया, रशिया या ऑस्ट्रेलिया को कर रहे हो, ये कोई मेरे लिए कोई बड़ा काम नहीं कर सकते या मेरे अगेंस्ट कोई काम नहीं कर सकते। ये तो एक तरीके से कि फेलियर है, कि तुम फेल हो रहे हो तो अनपॉपुलर एक्टिविटीज कर रहे हो, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। चाइनीज स्पोक्स पर्सन ने क्लियरली ऐसे कुछ कंटेंट्स बोले ताकि इनको और उकसाया जा सके। सबसे पहली चीज, चाइना यहां पर एट प्रेजेंटली सभी के विद्रोह के अंदर है, और चाइना यहां पर हर उस एक्टिविटी का विरोध कर रहा है, खुलकर बुराई कर रहा है जो यूएस या अदर वर्ल्ड कंट्रीज कोई स्टेप उठा रहे हैं। ये सबसे बड़ी चीज है। दूसरी चीज, चाइना इस समय डिस्प्यूट सभी देशों के साथ क्रिएट भी कर रहा है, तो हालात खराब किए जा रहे हैं। इस पर जो इनके जाओ लिजीन जो पर्सन है, स्पोक्स पर्सन, सबसे ज्यादा फॉरेन मिनिस्ट्री के यही कमेंट करते हैं। दोस्तों याद रखिएगा, चाइना बिलीव और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड conferences should be conducive to mutual trust between countries to upholding multilateralism, promoting world peace and development। कहते हैं कि जब सारे कंट्रीज मिल रहे हैं तो मिलकर इन्हें शांति संदेश बढ़ाना चाहिए, डेवलपमेंट की बात करनी चाहिए, आगे देश को कैसे बढ़ाना इसकी बात करनी चाहिए, ना कि आपस में चाइना के खिलाफ क्या करना इसके लिए इकट्ठा किया जाना चाहिए। तो फाइनली इसी नोट के साथ हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं, जिसमें हमने सारे पॉइंट्स, अपने क्वेश्चंस को यहां पर डिस्कस किया। आशा करते हैं हमारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो रहे होंगे। दोस्तों शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।